नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि दिमाग में भी लड़ी और जीती जाती है? हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ऑफिस में प्रमोशन की युद्ध, बिजनेस में कंपटीशन की युद्ध, और यहां तक कि अपने ही मन के अंदर अपनी बुरी आदतों से युद्ध। लेकिन क्या इन युद्धों को जीतने का कोई गुप्त सूत्र है? कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें सिखा सके कि कैसे हर चुनौती का सामना करें, और वो भी बिना खुद को नुकसान पहुंचाएं? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो आज से 2500 साल पहले चीन में लिखी गई थी, लेकिन जिसका ज्ञान आज भी दुनिया के सबसे कोई सारे सीईओ, मिलिट्री जनरल्स और स्पोर्ट्स कोचेस के लिए किसी गीता से कम नहीं है। उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, और इसके लेखक थे एक रहस्यमयी रणनीतिकार, सुन त्जू। ये किताब सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है। ये किताब है रणनीति तरीके के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, और उस कला के बारे में जिसे कहते हैं बिना लड़े ही जीत जाना। यह आपको सिखाएगी कि अपने दुश्मन को कैसे समझें, अपनी ताकत को कैसे पहचानें, और कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में घुमा लें। क्या आप तैयार हैं उस प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को जानने के लिए, जो आपको आपकी जिंदगी के हर युद्ध का विजेता बना सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सबसे विशाल जीत, बिना लड़े ही जीत जाने की कला। जब हम युद्ध की कला या द आर्ट ऑफ वॉर जैसा कोई नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद हिंसा, आक्रामकता, दुश्मन को कुचल देना, यही सब है ना? हमें लगता है कि यह किताब हमें एक बेहतर योद्धा, एक ज्यादा क्रूर विजेता बनना सिखाएगी। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुन त्जू की इस महान किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक इसके ठीक उल्टा है। सुन त्जू अपनी किताब की शुरुआत ही इस चेतावनी से करते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं है। वो कहते हैं, युद्ध राज्य के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। यह सुरक्षा या विनाश का मार्ग है। इसे किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। सुन तजू हमें बता रहे हैं कि असल में युद्ध के मैदान में उतरना, खून बहाना, यह तो रणनीति की सबसे ज्यादा विफलता है। यह आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। तो फिर असली जीत क्या है? असली कला क्या है? सुन ताजू हमें वो सूत्र देते हैं जो इस पूरी किताब का दिल है, उसकी आत्मा है। वो कहते हैं, युद्ध की सर्वोच्च कला दुश्मन को बिना लड़े ही अपने अधीन कर लेना है। इस एक लाइन को अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि सुन त्जू का पूरा दर्शन इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है। एक साधारण जनरल वो है जो युद्ध जीत कर आता है। एक अच्छा जनरल वो है जो कम से कम नुकसान में युद्ध जीतता है। लेकिन एक महान, एक जीनियस जनरल वो है जिसे लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। वो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग के बल पर, अपनी रणनीति के बल पर जीत हासिल कर लेता है। ये एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विचार है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत पाश्विक बल में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति में है। तो यह बिना लड़े जीत हासिल कैसे की जा सकती है? सुन त्जू इसके कई रास्ते बताते हैं। वो कहते हैं, दुश्मन के किले पर हमला करना सबसे बुरी रणनीति है। उससे बेहतर है उसकी सेना पर हमला करना, और उससे भी बेहतर है उसकी रणनीति पर ही हमला कर देना। उसके प्लान को ही फेल कर दो, उसके दोस्तों और सहयोगियों को उससे अलग कर दो, उसके देश में अफवाहें और फूट फैला दो ताकि उसका मनोबल टूट जाए, उसके सेनापतियों के मन में शक पैदा कर दो। जब दुश्मन अंदर से ही टूट चुका हो, जब वो नैतिक रूप से हार चुका हो, तो उसे हराने के लिए आपको शायद एक भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ही आपके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। यही है असली जीत। एक ऐसी जीत जिसमें न आपका कोई सैनिक मरता है, न आपका कोई संसाधन बर्बाद होता है, और आप दुश्मन को भी बिना नष्ट किए साबुत का साबुत अपने अधीन कर लेते हैं। यह सबक सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सोचिए, ऑफिस में आपका किसी सहकर्मी के साथ कोई मतभेद है। एक तरीका है कि आप उससे सीधे सीधे बहस करें, झगड़ा करें, अपनी आवाज ऊंची करें। यह किले पर हमला करने जैसा है। इसमें दोनों का नुकसान होगा, रिश्ते खराब होंगे, और ऑफिस का माहौल भी बिगड़ेगा। लेकिन सुन त्जू का तरीका क्या होगा? शायद आप पहले यह समझने की कोशिश करें कि उस सहकर्मी की असली समस्या क्या है। शायद आप उसके बॉस या उसके दोस्तों से बात करके स्थिति को समझें। शायद आप एक ऐसा समाधान पेश करें जिसमें आप दोनों की जीत हो। यह है
बिना लड़े जीतने की कला। यह हमें सिखाता है कि हमें हर टकराव को एक युद्ध की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक पहेली की तरह देखना चाहिए जिसे चतुराई से सुलझाया जा सकता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल परिस्थिति को बिना सीधे टकराए सिर्फ अपनी समझदारी से सुलझाया है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेकिन इस महान कला में माहिर होने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है, वो है जानकारी। और सुन तजु का सबसे प्रसिद्ध सूत्र हमें इसी जानकारी के महत्व के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 2, जीत का सबसे बड़ा रहस्य, अपने दुश्मन और खुद को जाने। अगर सुन तत्जु की आर्ट ऑफ वॉर से आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो, तो वो ये होनी चाहिए। ये इस किताब का और शायद दुनिया की सारी रणनीतियों का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। सुन तत्जु कहते हैं, अगर तुम अपने दुश्मन को जानते हो और खुद को भी जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणाम से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद को जानते हो लेकिन अपने दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए तुम्हें एक हार का भी सामना करना होगा। और अगर तुम न तो खुद को जानते हो और न ही अपने दुश्मन को, तो तुम हर युद्ध में हारोगे। यह एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही गहरी बात है। सुन तज्जू कह रहे हैं कि जीत या हार का फैसला युद्ध के मैदान में नहीं होता। वो तो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले आपके दिमाग में, आपके विश्लेषण में ही हो जाता है। चलिए इस सूत्र के पहले हिस्से को समझते हैं, अपने दुश्मन को जानो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध में उतरने से पहले आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। उसकी ताकत क्या है? उसकी कमजोरी क्या है? उसका सेनापति कैसा है? क्या वो साहसी है या डरपोक? क्या वो आक्रामक है या रक्षात्मक? उसके सैनिक कितने प्रशिक्षित हैं? उनका मनोबल कैसा है? उसके पास संसाधन कितने हैं? वो किस तरह की जमीन पर लड़ना पसंद करता है? ये एक जासूस की तरह सोचना है। आपको अपने दुश्मन के दिमाग में घुसना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या सोच रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। ये सिर्फ सैन्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अब इसे बिजनेस की दुनिया में लागू करके देखते हैं। मान लीजिए आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आपका दुश्मन कौन है? आपका प्रतियोगी। तो अपने दुश्मन को जानने का मतलब है अपने प्रतियोगी के प्रोडक्ट का पूरी तरह से विश्लेषण करना। उसकी कीमत क्या है? उसकी क्वालिटी कैसी है? उसके ग्राहक कौन है? उसकी मार्केटिंग रणनीति क्या है? उसकी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है? उसके कमजोर बिंदु क्या हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं? क्या उसकी ग्राहक सेवा खराब है? क्या उसके प्रोडक्ट में कोई कमी है? जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं? अब आते हैं सूत्र के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, खुद को जानो। ये शायद और भी ज्यादा मुश्किल है। हम अक्सर अपने बारे में एक गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं, या हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सुन तजु हमें चेतावनी देते हैं कि यह एक घातक गलती है। आपको अपनी सेना, अपनी टीम या अपनी कंपनी का एक बहुत ही ईमानदार और निर्दयी आकलन करना होगा। आपकी असली ताकत क्या है? क्या आपके पास बेहतर तकनीक है? क्या आपकी टीम ज्यादा प्रेरित है? और आपकी कमजोरियां क्या हैं? क्या आपके पास पैसे की कमी है? क्या आपके पास अनुभव की कमी है? जब तक आप अपनी हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे, आप एक सही रणनीति नहीं बना सकते। अगर आपकी सेना पैदल लड़ने में मजबूत है और घुड़सवारी में कमजोर, तो आप एक खुले मैदान में लड़ने की योजना क्यों बनाएंगे? आप एक ऐसी जगह चुनेंगे जहां आपकी पैदल सेना को फायदा मिले। यह व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही सच है। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खुद को जानने का मतलब है यह समझना कि आपका कौन सा विषय मजबूत है और कौन सा कमजोर। आप कितने घंटे तक एकाग्रता से अध्ययन कर सकते हैं? आपकी सीखने की शैली क्या है? क्या आप सुनकर बेहतर सीखते हैं या लिखकर? जब आप अपनी इन ताकतों और कमजोरियों को जान लेते हैं, तभी आप एक प्रभावी स्टडी प्लान बना सकते हैं। आप अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा समय देंगे और अपने मजबूत विषयों से आत्मविश्वास हासिल करेंगे। सुन त्जू का यह एक सूत्र ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का नक्शा दे देता है। यह हमें बताता है कि तैयारी ही सब कुछ है। भावुकता में या अहंकार में आकर कोई भी युद्ध शुरू मत करो। पहले अपना होमवर्क करो, पहले खुद को समझो, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को समझो, और फिर उस रणनीति को चुनो जो तुम्हारी ताकत को बढ़ाए और तुम्हारी कमजोरी को छिपाए। लेकिन क्या होगा
अगर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, क्या तब भी आप जीत सकते हैं? सुन तजू कहते हैं, हाँ, अगर आप एक कला में माहिर हो जाएं, धोखे की कला में। चैप्टर नंबर 3, धोखे की कला। जब कुछ भी वो नहीं होता जो दिखता है, सारी युद्ध कला धोखे पर आधारित है। यह सुन तजू का एक और बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली सिद्धांत है। एक बार जब आप खुद को और अपने दुश्मन को जान लेते हैं, तो अगला कदम है इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को धोखा देना, उसे भ्रमित करना। सुन तजू का मानना था कि एक सीधा सादा, अनुमान लगाने योग्य योद्धा हमेशा हारता है। जीतता वही है जो अपने दुश्मन को हमेशा अंधेरे में रखता है, जो उसे यह अनुमान ही नहीं लगाने देता कि आपका अगला कदम क्या होगा। धोखे की यह कला सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल है। सुन तजू हमें इस खेल के कई नियम सिखाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम मजबूत हो तो कमजोर होने का दिखावा करो, जब तुम कमजोर हो तो मजबूत होने का नाटक करो। सोचिए, यह कितना शक्तिशाली विचार है। अगर आपका दुश्मन जानता है कि आप बहुत मजबूत हैं, तो वो आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। लेकिन अगर आप उसे यह विश्वास दिला दें कि आप कमजोर हैं, आपकी सेना थकी हुई है, आपके पास रसद की कमी है, तो वो शायद लापरवाही में, जल्दबाजी में आप पर हमला कर देगा। और तभी आप उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप असल में कमजोर हैं, तो आपको अपनी ताकत का दिखावा करना चाहिए। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे दुश्मन को लगे कि आपके पास कोई गुप्त योजना है और वो आप पर हमला करने से डर जाए। वो आगे कहते हैं, जब तुम पास हो तो ऐसा दिखावा करो कि तुम बहुत दूर हो। जब तुम दूर हो तो ऐसा दिखावा करो कि तुम बिल्कुल पास आ गए हो। यह दुश्मन को भ्रमित करने और उसे थकाने की एक शानदार रणनीति है। आप अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर दुश्मन को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप हर जगह मौजूद हैं। वो अपनी सेना को इधर उधर दौड़ाता रहेगा, और जब वो थक कर चूर हो जाएगा, तब आप अपनी असली केंद्रित ताकत से उस पर हमला कर सकते हैं। ये दुश्मन को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देने की कला है। सुन जू की धोखे की कला का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है दुश्मन को लालच देना। वो कहते हैं, दुश्मन को ललचाने के लिए उसे चारा डालो। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन किसी खास जगह पर आए जहां आपने उसके लिए जाल बिछा रखा है, तो वहां कोई ऐसी कीमती चीज छोड़ दो जिसे वो हासिल करना चाहेगा। यह चारा कुछ भी हो सकता है, रसद का एक काफिला या एक महत्वपूर्ण पुल। दुश्मन उस चारे के लालच में आएगा और आपके जाल में फंस जाएगा। इसी तरह वो कहते हैं, अगर दुश्मन गुस्से में है तो उसे और भड़काओ। अगर वो घमंडी है तो उसके अहंकार को और हवा दो। एक ऐसा सेनापति जो गुस्से में या अहंकार में फैसले लेता है, वो हमेशा गलतियां करता है, और आपको बस उसकी उन्हीं गलतियों का इंतजार करना है। यह सिद्धांत बिजनेस की दुनिया में हर रोज इस्तेमाल होता है। जब कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है, तो वो अक्सर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है ताकि उसके प्रतियोगी भ्रमित हो जाएं। वो शायद अपने प्रोडक्ट की असली कीमत या असली फीचर्स को अंत तक छुपा कर रखती है। ये सब धोखे की कला का ही हिस्सा है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम अनजाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप ताश का कोई खेल खेलते हैं, तो क्या आप अपने अच्छे पत्ते अपने चेहरे पर जाहिर होने देते हैं? नहीं, आप एक पोकर फेस बनाकर रखते हैं। आप धोखा देते हैं। सुन तजू हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने असली इरादों और अपनी असली ताकत को छुपाकर रखना चाहिए। अपनी योजनाओं को रात की तरह अंधेरा और अभेद्य रखो, और जब तुम हमला करो तो बिजली की तरह गिरो। लेकिन यह सब धोखे और चालें तभी काम करेंगी जब आपके पास एक ठोस योजना हो, एक ऐसी योजना जो युद्ध शुरू होने से पहले ही बन चुकी हो। चैप्टर नंबर 4, जब युद्ध कागज पर जीती जाती है, योजना और तैयारी का महत्व। सुन तजू के लिए युद्ध कोई भावनाओं या बहादुरी का खेल नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही ठंडा और गणनात्मक विज्ञान है। वो अपनी किताब की शुरुआत में ही कहते हैं कि किसी भी सैन्य अभियान को शुरू करने से पहले एक बुद्धिमान सेनापति अपने तंबू में बैठकर अपने नक्शों और अपनी जानकारी के साथ यह गणना करता है कि उसके जीतने की कितनी संभावना है। जो सेनापति युद्ध से पहले ज्यादा गणना करता है, वो जीतता है। जो कम गणना करता है, वो हारता है। और जो कोई गणना ही नहीं करता, उसकी हार तो निश्चित है। यह दिखाता है कि सुन तजू के लिए योजना और तैयारी का कितना ज्यादा महत्व था।
युद्ध का नतीजा सैनिकों की बहादुरी से ज्यादा सेनापति के दिमाग में बनी योजना पर निर्भर करता है। तो एक सेनापति को किन किन चीजों की गणना करनी चाहिए? सुन ताजू हमें 5 मौलिक कारकों के बारे में बताते हैं जिनका आकलन किसी भी युद्ध से पहले किया जाना चाहिए। अगर आप इन 5 कारकों में अपने दुश्मन से बेहतर हैं, तो आपकी जीत की संभावना बहुत अधिक जाती है। ये 5 कारक आज भी किसी भी बिजनेस रणनीति या किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला कारक है दा वे या ताव। इसका मतलब है नैतिक कारण या उद्देश्य। यह वो चीज है जो यह सुनिश्चित करती है कि जनता और सैनिक अपने शासक के साथ पूरी तरह से एकमत हों। क्या आपका उद्देश्य न्यायपूर्ण है? क्या आपके लोग आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं? क्या वे आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं? अगर आपकी सेना का मनोबल ऊंचा है, अगर उन्हें यह विश्वास है कि वे एक सही कारण के लिए लड़ रहे हैं, तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक बिजनेस के संदर्भ में यह आपकी कंपनी का मिशन या विजन है। क्या आपके कर्मचारी आपकी कंपनी के लक्ष्य में विश्वास करते हैं? क्या वे सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या वे किसी महान उद्देश्य का हिस्सा महसूस करते हैं? दूसरा कारक है स्वर्ग या हेवन। इसका मतलब है समय और मौसम। क्या आप सही समय पर हमला कर रहे हैं? क्या मौसम आपके पक्ष में है? क्या यह दिन है या रात, सर्दियां हैं या गर्मियां? एक बुद्धिमान सेनापति हमेशा समय का फायदा उठाता है। वो जानता है कि कब इंतजार करना है और कब हमला करना है। बिजनेस में इसे मार्केट टाइमिंग कहा जा सकता है। क्या आप अपना प्रोडक्ट सही समय पर लॉन्च कर रहे हैं? क्या बाजार उसके लिए तैयार है? तीसरा कारक है पृथ्वी या अर्थ। इसका मतलब है युद्ध का मैदान या भूभाग। क्या जमीन समतल है या पहाड़ी? क्या वहां नदियां या जंगल हैं? आपके और आपके दुश्मन के बीच की दूरी कितनी है? आपको किस रास्ते से जाना चाहिए जो सुरक्षित भी हो और छोटा भी? एक अच्छा सेनापति हमेशा उस जमीन पर लड़ना चाहेगा जो उसकी सेना की ताकतों के अनुकूल हो। अगर आपके पास मजबूत घुड़सवार सेना है, तो आप खुले मैदान में लड़ना चाहेंगे। बिजनेस में यह आपका बाजार या इंडस्ट्री है। क्या आप एक विकसित होते हुए बाजार में हैं या एक घटते हुए बाजार में? आपके प्रतियोगी कहां स्थित हैं? चौथा कारक है सेनापति या कमांडर। यह नेतृत्व के गुणों के बारे में है। क्या सेनापति बुद्धिमान है? क्या वो ईमानदार है? क्या वो अपने सैनिकों के प्रति दयालु है? क्या वो साहसी है? और क्या वो अनुशासित है? सुन त्जू कहते हैं कि एक सेनापति को प्यार और डर दोनों का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। उसे अपने सैनिकों से प्यार करना चाहिए ताकि वे उस पर भरोसा करें, लेकिन उसे इतना सख्त भी होना चाहिए कि वे उसके आदेशों का पालन करें। और पांचवां कारक है विधि और अनुशासन। इसका मतलब है आपकी सेना का संगठन। क्या आपकी सेना ठीक से संगठित है? क्या हर किसी को अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियां पता हैं? क्या आपकी सप्लाई चेन यानी रसद की व्यवस्था मजबूत है? क्या आपका संचार सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? एक सेना कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, अगर वो अनुशासित और संगठित नहीं है, तो वो एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। बिजनेस में यह आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोसेस है। सुन जो हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, यह सावधानी पूर्वक की गई योजना और कठोर तैयारी का परिणाम है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपको कागज पर अपने दिमाग में युद्ध को जीतना होगा। आपको हर संभावना का आकलन करना होगा, हर जोखिम का अनुमान लगाना होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपकी सारी योजना धरी की धरी रह जाए? क्या होगा अगर युद्ध के मैदान में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? तब एक सेनापति को क्या करना चाहिए? चैप्टर नंबर 5, पानी की तरह बनो, गति और लचीलेपन की ताकत। अगर पिछला चैप्टर हमें योजना और तैयारी का महत्व सिखाता है, तो यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपनी योजनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सुन त्जू एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कहते हैं। सैन्य रणनीति पानी की तरह होती है। पानी का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप उसे जिस बर्तन में डालते हैं, वो उसी का आकार ले लेता है। वो हमेशा ऊंची जगहों से बचकर नीचे की ओर, यानी आसान रास्ते की ओर बहता है। और जब वो बहता है, तो उसकी गति में इतनी ताकत होती है कि वो कोई सारे पत्थरों को भी हिला सकता है। सुन त्जू कहते हैं कि एक महान सेनापति को भी अपनी रणनीति में पानी की तरह ही होना चाहिए, लचीला, अनुकूलनीय और अवसरवादी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कितनी भी अच्छी योजना क्यों ना बना लें,
आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि युद्ध के मैदान में चीजें बदल सकती हैं। आपका दुश्मन कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में जो सेनापति अपनी पुरानी योजना से ही चिपका रहता है, वो हार जाता है। जीतता वही है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को तुरंत बदल लेता है। आपको अपने दुश्मन की हर चाल पर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट की तरह जो अपने प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा का ही इस्तेमाल उसे हराने के लिए करता है। आपको आकार होना है। अगर दुश्मन को आपका आकार ही नहीं पता, अगर उसे आपकी रणनीति का कोई पैटर्न ही नहीं मिलता, तो वो आप पर हमला कहां करेगा? पानी की तरह होने का एक और मतलब है हमेशा आसान रास्ता चुनना। इसका मतलब कायरता नहीं है, इसका मतलब बुद्धिमानी है। सुंत जो कहते हैं, एक बुद्धिमान योद्धा हमेशा दुश्मन की ताकत से बचता है और उसकी कमजोरी पर हमला करता है। यह इस किताब का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। युद्ध का मकसद अपनी बहादुरी दिखाना नहीं है, युद्ध का मकसद है जीतना, और वो भी कम से कम कीमत पर। तो अगर आपका दुश्मन किसी एक जगह पर बहुत मजबूत है, अगर उसने अपने सबसे अच्छे सैनिकों को वहां तैनात कर रखा है, तो आप सीधे जाकर उससे क्यों टकराएंगे? यह तो मूर्खता होगी। आप एक कमजोर जगह खोजेंगे, एक ऐसी जगह जहां उसकी रक्षा पंक्ति कमजोर हो, जहां उसने उम्मीद ही नहीं की हो कि हमला हो सकता है, और आप अपनी सारी ताकत से वहीं पर हमला करेंगे। जैसे पानी एक बांध में एक छोटी सी दरार खोज लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत से वहीं चोट करके पूरे बांध को तोड़ देता है, वैसे ही आपको भी दुश्मन की रक्षा पंक्ति में एक छोटी सी दरार खोजनी है और वहीं से अंदर घुस जाना है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उन लड़ाइयों को लड़ने से बचना चाहिए जिन्हें हम जीत नहीं सकते या जिन्हें जीतने की कीमत बहुत ज्यादा हो। हमें अपनी लड़ाइयां बहुत सावधानी से चुननी चाहिए। बिजनेस में एक छोटी स्टार्टअप कंपनी कभी भी एक बड़ी स्थापित कंपनी से सीधे सीधे कीमत की युद्ध में नहीं जीत सकती। यह उसकी ताकत से टकराने जैसा होगा। लेकिन वो स्टार्टअप एक ऐसा छोटा सा अनदेखा बाजार खोज सकती है जिस पर बड़ी कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। यह उस बड़ी कंपनी की कमजोरी है, और वो स्टार्टअप अपनी सारी ऊर्जा उसी छोटे बाजार पर लगाकर वहां का राजा बन सकता है। सुन ताजू गति और गति पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक बार जब आपने हमला करने का फैसला कर लिया, तो फिर आपको बिजली की तेजी से हमला करना चाहिए ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। वो शी नामक एक अवधारणा की बात करते हैं जिसका मतलब है रणनीतिक गति या मोमेंटम। वो कहते हैं कि एक कुशल सेनापति अपनी सेना में एक ऐसा मोमेंटम पैदा कर देता है जो रुके नहीं रुकता, ठीक वैसे ही जैसे एक ऊंची पहाड़ी से लुढ़कते हुए गोल पत्थर। शुरुआत में उसे धकेलने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो गति पकड़ लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह मोमेंटम सही समय पर सही जगह पर अपनी केंद्रित ताकत का इस्तेमाल करने से पैदा होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी सही मौके का इंतजार करना, और फिर जब वो मौका आए तो पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ना सफलता की कुंजी है। लेकिन दुश्मन की कमजोरियों का पता कैसे लगाया जाए? चैप्टर नंबर 6, दुश्मन की कमजोर नस, कमजोरियों पर हमला करने की कला। सुन ताजू का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। एक अजेय योद्धा पहले खुद को अजेय बनाता है और फिर दुश्मन के कमजोर होने का इंतजार करता है। इसका मतलब है कि जीत आपके अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हार से बचना आपके अपने हाथ में है। आप अपनी रक्षा को, अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दुश्मन आपको हरा ही ना पाए। यह है रक्षात्मक रणनीति का महत्व। लेकिन सिर्फ रक्षा करने से तो आप जीतेंगे नहीं। जीतने के लिए तो आपको हमला करना ही होगा। और हमला कब और कहां करना है, यही एक महान सेनापति की असली पहचान है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, सुन त्जू का स्पष्ट निर्देश है, हमेशा दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करो, उसकी ताकतों पर नहीं। यह सुनने में बहुत ही सामान्य ज्ञान जैसा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम अक्सर अहंकार में आकर या अपनी ताकत को साबित करने के लिए सीधे सीधे दुश्मन के सबसे मजबूत किले से ही टकराने की कोशिश करते हैं। सुन त्जू कहते हैं कि यह सबसे अधिक मूर्खता है। यह अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को बर्बाद करने का सबसे निश्चित तरीका है। एक बुद्धिमान योद्धा हमेशा प्रतिरोध का सबसे कम वाला रास्ता खोजता है। वो एक स्मार्ट बॉक्सर की तरह होता है जो अपने प्रतिद्वंद्वी के मजबूत घूंसों से बचता है
और बस उस एक मौके का इंतजार करता है जब उसका प्रतिद्वंद्वी अपना गार्ड नीचे करे और फिर वो उसकी कमजोर जगह पर एक निर्णायक वार करता है। तो दुश्मन की इन कमजोरियों का पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा पर्यवेक्षक होना होगा। आपको अपने दुश्मन की हर हरकत पर, हर बयान पर और यहां तक कि उसकी खामोशी पर भी ध्यान देना होगा। क्या दुश्मन की सेना थकी हुई लग रही है? क्या उनके खेमे में अनुशासन की कमी दिख रही है? क्या उनका सेनापति बहुत ज्यादा घमंडी या बहुत ज्यादा डरपोक है? क्या उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी और असुरक्षित है? क्या उनके सहयोगियों के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं? ये सब दुश्मन की कमजोरियां हैं। ये वो दरारें हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। सुन त्जू कहते हैं कि आपको दुश्मन को उकसाना चाहिए ताकि वो अपनी कमजोरियों को खुद ही उजागर कर दे। उसे छोटे छोटे हमले करके परेशान करो ताकि वो गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे। उसे ऐसी स्थिति में डालो जहां उसे अपनी सेना को फैलाना हो, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए और कमजोरियां सामने आ जाएं। एक तरह से आपको दुश्मन को अपनी रणनीति खुद बताने के लिए मजबूर करना है। जब आप यह जान जाते हैं कि वो कहाँ मजबूत है, तो आप यह भी जान जाते हैं कि वो कहाँ कमजोर होगा। यह सिद्धांत बिजनेस में भी बहुत कारगर है। एक सफल बिजनेसमैन हमेशा बाजार में गैप या अनदेखी जरूरत की तलाश में रहता है। यह वही कमजोर बिंदु है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सेवा बनाने की कोशिश करता है जो मौजूदा कंपनियां नहीं दे रही हैं। वो सीधे सीधे बाजार के लीडर से नहीं टकराता। वो एक ऐसा कोना खोजता है जहां वो अपनी बादशाहत कायम कर सके। व्यक्तिगत जीवन में भी जब आप किसी बहस या बातचीत में होते हैं, तो आपको सीधे सीधे दूसरे व्यक्ति के सबसे मजबूत तर्क पर हमला नहीं करना चाहिए। आपको सुनना चाहिए और उसके तर्क में छिपी कमजोरियों या अंतर्विरोधों को खोजना चाहिए और फिर शांति से उन पर सवाल उठाना चाहिए। कमजोरियों पर हमला करने की कला का एक और पहलू है अप्रत्याशित होना। आपको वहां हमला करना चाहिए जहां दुश्मन ने सोचा भी नहीं हो। आपको उस समय हमला करना चाहिए जब वो सबसे ज्यादा आराम में हो। यही कारण है कि इतिहास में ज्यादातर सफल हमले या तो भोर में हुए हैं या रात के अंधेरे में। यह दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देता है। उसे लगता है कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यह आपकी शारीरिक ताकत को कई गुना अधिक कर देता है। लेकिन इन सब चालों को चलने के लिए, सही समय पर सही जगह पर होने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है आपकी सेना को या आपकी टीम को सही तरीके से चलाना, यानी सही मनोवरिंग। चैप्टर नंबर 7, सही चाल सही समय पर। मनोवरिंग की कला। अब जब हमने योजना, धोखा और दुश्मन की कमजोरियों को समझने के बारे में जान लिया है, तो अब समय है मैदान में उतरने का। सुन त्जू के लिए मनोवरिंग यानी अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना युद्ध की सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक कलाओं में से एक है। वो कहते हैं, सेना को निर्देशित करना आसान है, लेकिन उसे मनूवर कराना यानी उसे सही समय पर सही जगह पर पहुंचाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जोखिम होते हैं। आपको अपनी सेना को लंबी दूरियों तक ले जाना होता है, अक्सर मुश्किल रास्तों और अनजान इलाकों से। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके सैनिक थके नहीं, उनका मनोबल बना रहे और आपकी सप्लाई लाइन न टूटे। और यह सब आपको दुश्मन की नजरों से बचकर करना होता है। सुन त्जू कहते हैं कि मनोवरिंग का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है पहल को अपने हाथ में लेना। आपको दुश्मन को अपनी बनाई हुई धुन पर नचाना है, न कि उसकी धुन पर नाचना है। इसका मतलब है आपको दुश्मन को उस जगह पर लड़ने के लिए मजबूर करना है जो आपने चुनी है, उस समय पर जो आपने चुना है। जो सेनापति युद्ध का मैदान और समय तय करता है, उसके जीतने की संभावना बहुत हो जाती है। तो यह कैसे किया जाए? एक तरीका है, जैसा कि हमने पहले देखा, दुश्मन को लालच देकर अपनी चुनी हुई जगह पर बुलाना। दूसरा तरीका है दुश्मन से ज्यादा तेज चलना। अगर आप दुश्मन से पहले उस महत्वपूर्ण पहाड़ी पर या उस नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, तो आपको एक बहुत विशाल रणनीतिक फायदा मिल जाता है। सुन त्जू हमें चेतावनी देते हैं कि जल्दबाजी और गति में फर्क होता है। जल्दबाजी में आप बिना सोचे समझे अपनी सेना को थका देते हैं और उसे खतरों में डाल देते हैं। लेकिन गति का मतलब है सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से तेजी से चलना। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। युद्ध में उतरने से पहले अपने दुश्मन से दूर रहो। इसका मतलब है कि जब तक आप पूरी तरह से तैयार न हो, जब तक आप एक फायदेमंद स्थिति में न पहुंच जाएं, तब तक दुश्मन से सीधी टक्कर से बचो। आपको एक शिकारी की तरह होना है जो छिपकर
धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करता है और फिर अचानक हमला करता है। सुंत जाओ मनोवरिंग के दौरान मनोविज्ञान के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी सेना के मनोविज्ञान को समझना होगा। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा सैनिकों का मनोबल तोड़ सकती है। इसीलिए एक अच्छे सेनापति को यह जानना चाहिए कि अपनी सेना को कैसे प्रेरित रखा जाए। उन्हें आराम करने का, खाने पीने का पूरा मौका देना चाहिए और साथ ही आपको दुश्मन के मनोविज्ञान का भी फायदा उठाना है। अगर दुश्मन की सेना सुबह सुबह बहुत शोर मचा रही है, तो इसका मतलब है कि वो डरी हुई है। अगर दुश्मन का दूत बहुत विनम्रता से बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शायद कोई चाल चल रहा है। आपको अपने आसपास के हर संकेत को अध्ययन करने सीखना होगा। यह सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत उपयोगी है। किसी भी विशाल प्रोजेक्ट या लक्ष्य को शुरू करने से पहले हमें सही मनूवरिंग करनी होती है। हमें सही तैयारी करनी होती है, सही संसाधन जुटाने होते हैं और सही टीम बनानी होती है। हमें यह भी तय करना होता है कि लॉन्च करने का सही समय क्या होगा। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं, तो आप उसे सीधे सीधे प्रकाशित नहीं कर देते। आप पहले एक ड्राफ्ट लिखते हैं, उसे एडिट करते हैं, एक अच्छा कवर डिजाइन करवाते हैं और फिर एक मार्केटिंग योजना बनाते हैं। यह सब मनोवरिंग का ही हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि जब आपकी युद्ध यानी लॉन्च शुरू हो, तो आप जीतने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हों। लेकिन यह सब करने के लिए, इन सभी जटिल फैसलों को लेने के लिए एक बहुत ही खास तरह के इंसान की जरूरत होती है। एक लीडर, एक जनरल। तो एक महान लीडर के गुण क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 8, सेनापति का दिल और दिमाग। एक महान लीडर के 5 गुण। सुन त्जू की पूरी युद्ध कला एक ही व्यक्ति के कंधों पर टिकी हुई है और वो है सेनापति या जनरल। एक सेना कितनी भी विशाल या बहादुर क्यों ना हो, अगर उसका सेनापति अयोग्य है, तो उसकी हार निश्चित है। और एक छोटी और कमजोर सेना भी एक महान सेनापति के नेतृत्व में चमत्कार कर सकती है। तो एक महान सेनापति, एक महान लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए? सुन त्जू हमें 5 सबसे महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताते हैं। ये 5 गुण सिर्फ एक सैनिक लीडर के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र के, चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो या आपका अपना परिवार हो, हर लीडर के लिए एक कसौटी की तरह है। पहला गुण है बुद्धिमत्ता। एक लीडर को बुद्धिमान होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है परिस्थितियों को समझने की क्षमता, सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता और भविष्य को देखने की क्षमता। एक बुद्धिमान लीडर अपनी योजनाओं को बहुत सावधानी से बनाता है। वो हर जोखिम का आकलन करता है और वो हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी भावनाओं से फैसले नहीं लेता, बल्कि ठंडे दिमाग और तर्क से लेता है। दूसरा गुण है ईमानदारी या सत्यनिष्ठा। एक लीडर को भरोसेमंद होना चाहिए। उसके शब्दों और उसके कर्मों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब वो कोई वादा करता है, तो उसे निभाता है। उसकी सेना या उसकी टीम को उस पर यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि उनका लीडर हमेशा सही काम करेगा और उनके हितों का ध्यान रखेगा। यह विश्वास ही वो गोंद है जो एक टीम को एक साथ जोड़े रखता है, खासकर मुश्किल समय में। जिस लीडर की अपनी कोई सत्यनिष्ठा नहीं होती, उस पर कोई भी लंबे समय तक भरोसा नहीं कर सकता। तीसरा गुण है मानवता या करुणा। एक महान लीडर को अपने लोगों से, अपने सैनिकों से प्यार करना चाहिए। उसे उनकी जरूरतों, उनकी समस्याओं और उनकी भावनाओं की परवाह करनी चाहिए। वो उन्हें सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन नहीं समझता, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। सुनत जो कहते हैं कि अगर आप अपने सैनिकों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे, तो वे सबसे गहरी घाटियों में भी आपका साथ देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लीडर नरम हो। करुणा का मतलब दुलारना नहीं है, बल्कि परवाह करना है। चौथा गुण है साहस। यह तो स्पष्ट ही है। एक लीडर को साहसी होना चाहिए। उसे मुश्किल फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। उसे जोखिम उठाने से घबराना नहीं चाहिए और उसे खुद भी आगे जाकर नेतृत्व करना चाहिए। जब सैनिक अपने लीडर को खुद खतरे का सामना करते हुए देखते हैं, तो उनका अपना साहस भी 100 गुना अधिक हो जाता है। लेकिन साहस का मतलब अंधाधुंध बहादुरी नहीं है। एक बुद्धिमान लीडर यह भी जानता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। पीछे हटना कायरता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। और पांचवां और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है सख्ती या अनुशासन। एक लीडर को दयालु होना चाहिए, लेकिन उसे सख्त और अनुशासित भी होना चाहिए।
नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और उन्हें तोड़ने वाले को सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसी सेना जिसमें कोई अनुशासन नहीं है, वो एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है और वो पहली ही मुश्किल में बिखर जाएगी। एक अच्छा लीडर अपने लोगों से बहुत ऊंचे मानकों की उम्मीद करता है और वो खुद भी उन मानकों पर खरा उतरता है। यह प्यार और डर का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आपके लोग आपसे प्यार करें ताकि वे आपका अनुसरण करें और वे आपसे कुछ डरें भी ताकि वे आपके आदेशों का उल्लंघन न करें। ये 5 गुण बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा, करुणा, साहस और अनुशासन मिलकर एक आदर्श लीडर का निर्माण करते हैं। क्या आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने आसपास के लीडरों को इन पैमानों पर तौलते हैं? एक महान लीडर इन सभी गुणों का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन योजना बना सकता है, लेकिन वो सारी योजनाएं बेकार हो सकती हैं अगर उसके पास एक चीज की कमी हो, एक ऐसी चीज जिसे सुन तजु बाकी सब चीजों से ज्यादा कीमती मानते थे। वो क्या थी? चैप्टर नंबर 9, सबसे कीमती हथियार, जासूसों और सूचना का महत्व। सुन तजु अपनी महान किताब द आर्ट ऑफ वॉर का समापन उस चीज के साथ करते हैं जिसे वो युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती और सबसे निर्णायक तत्व मानते हैं। यह कोई शक्तिशाली हथियार नहीं है, यह कोई विशाल सेना नहीं है और यह कोई अभेद्य किला भी नहीं है। यह है सूचना या खुफिया जानकारी। और इस सूचना को हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है जासूस। सुन तजु अपनी किताब का पूरा 13वां और अंतिम चैप्टर जासूसों के इस्तेमाल को समर्पित करते हैं। यह दिखाता है कि वे इस विषय को कितना ज्यादा महत्व देते थे। सुन तजु का तर्क बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। वो कहते हैं, एक सेनापति जो अपने दुश्मन की योजनाओं को पहले से ही जान लेता है, वो हमेशा जीतता है। युद्ध अंततः जानकारी का ही खेल है। जिसके पास बेहतर, ज्यादा सटीक और ज्यादा समय पर जानकारी होती है, उसी का पलड़ा भारी रहता है। यह पूर्व ज्ञान आपको किसी देवता की पूजा करने से या किसी अंधविश्वास से नहीं मिलता। यह आपको सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों से मिलता है जो आपके लिए दुश्मन के खेमे की जानकारी लाते हैं, यानी आपके जासूस। सुन तजु यहां तक कहते हैं कि एक सेना पर लाखों सोने के सिक्के खर्च करना और फिर कुछ हजार सिक्के अपने जासूसों पर खर्च करने में कंजूसी करना, यह मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि वो कुछ हजार सिक्के ही आपके उन लाखों सिक्कों को और आपके हजारों सैनिकों की जान को बचा सकते हैं। सुन तजु जासूसी के विज्ञान को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वो 5 तरह के जासूसों का वर्णन करते हैं, जो दिखाता है कि उनकी सोच इस विषय में कितनी विकसित थी। पहले हैं स्थानीय जासूस, यानी दुश्मन के इलाके के ही वो आम लोग जिन्हें आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। दूसरे हैं आंतरिक जासूस, यानी दुश्मन के ही वो अधिकारी जिन्हें आप रिश्वत देकर या किसी और तरीके से खरीद लेते हैं। तीसरे हैं डबल एजेंट या परिवर्तित जासूस, यानी दुश्मन के वो जासूस जो आपके पास भेजे गए थे, लेकिन आपने उन्हें पकड़कर अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। ये सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। चौथे हैं खर्चीले या नष्ट होने वाले जासूस, जिन्हें आप जानबूझकर गलत जानकारी देकर दुश्मन के पास भेजते हैं, ताकि जब दुश्मन उन्हें पकड़े तो उसे गलत जानकारी मिले और वो भ्रमित हो जाए। और पांचवें हैं जीवित जासूस, यानी आपके अपने जासूस जो दुश्मन के खेमे में जाकर जानकारी लेकर सुरक्षित वापस आते हैं। सुन तजु कहते हैं कि एक सेनापति को इन सभी 5 तरह के जासूसों का एक जटिल नेटवर्क बनाकर रखना चाहिए और किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह नेटवर्क काम कैसे कर रहा है। यह एक बहुत ही गुप्त और पवित्र ऑपरेशन होना चाहिए। वो इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि जासूसों के साथ बहुत ही उदारता और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें सबसे अच्छा इनाम दिया जाना चाहिए और उनके साथ सबसे ज्यादा घनिष्ठता बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी। यह सबक आज की दुनिया में, जिसे हम सूचना का युग कहते हैं, पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज की लड़ाइयां, चाहे वो बिजनेस की हों या राजनीति की, वो सूचना पर ही लड़ी और जीती जाती हैं। जिस कंपनी के पास अपने ग्राहकों, अपने प्रतियोगियों और बाजार के ट्रेंड्स के बारे में बेहतर डेटा या इंटेलिजेंस होती है, वही जीतती है। हम सब हर रोज मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जैसे शब्द सुनते हैं। यह सब सुन तजु की जासूसी का ही आधुनिक रूप है। व्यक्तिगत स्तर पर भी कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले
चाहे वो एक नई नौकरी चुनने का हो या एक घर खरीदने का। हम क्या करते हैं? हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम रिव्यू अध्ययन करते हैं। हम सब अनजाने में ही सुन तजु के इस सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं। ज्ञान ही शक्ति है और सूचना उस ज्ञान की कुंजी है। लेकिन इन सब युद्ध की बातों को, इन सब रणनीतियों को हम अपनी शांतिपूर्ण रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 10, आपकी जिंदगी का युद्ध। जब आप खुद ही सुन थजू होते हैं। हम सुन थजू की इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने युद्ध के मैदान में जीत के कई रहस्य सीखे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह ऑडियो बुक सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, यह आपकी जिंदगी के बारे में है। तो अब इस अंतिम चैप्टर में हम इन सभी सिद्धांतों को लेंगे और उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के युद्ध के मैदान पर लागू करेंगे। वो युद्ध जो हम हर रोज अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी चुनौतियों और अपने रिश्तों के साथ लड़ते हैं। सुन तज्जू के ये सिद्धांत सिर्फ सेनापतियों के लिए नहीं है, ये हम में से हर एक के लिए है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख सिद्धांत, बिना लड़े ही जीत जाना। इसे अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए। इसका मतलब है, हर टकराव को, हर बहस को जीतने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत चुप रहने में, पीछे हट जाने में या एक ऐसा रास्ता खोजने में होती है जहां किसी की हार ना हो। अपने रिश्तों को एक युद्ध का मैदान मत बनाइए। अपने अहंकार को जीतने के लिए अपने प्रियजनों को मत हराइए। हमेशा एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कीजिए जिसमें सबकी भलाई हो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। दूसरा, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो। आपकी जिंदगी में आपका दुश्मन कौन है? यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो चुनौतियां और वो बाधाएं हैं जो आपके रास्ते में खड़ी हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपका दुश्मन है आपकी बुरी आदतें और आपकी आलस्य। तो खुद को जानिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए। आप किस समय सबसे ज्यादा आलसी महसूस करते हैं? कौन सी चीजें आपको जंक फूड खाने पर मजबूर करती हैं? और अपनी ताकतों को भी पहचानिए। आप किस चीज में अच्छे हैं? और फिर एक ऐसी रणनीति बनाइए जो आपकी ताकतों का इस्तेमाल करे और आपकी कमजोरियों से बचे। तीसरा, सारी युद्ध कला धोखे पर आधारित है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में झूठ बोलना और धोखा देना शुरू कर दें। इसका एक गहरा और सकारात्मक मतलब है। इसका मतलब है अप्रत्याशित होना। अपनी जिंदगी को एक ही ढर्रे पर मत चलने दीजिए। नई चीजें सीखिए, नए शौक अपनाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब आप खुद को ही आश्चर्यचकित करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। चौथा, योजना और तैयारी का महत्व। अपने लक्ष्यों को हवा में मत बनाइए, एक योजना बनाइए। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ सपने मत देखिए। रिसर्च कीजिए, एक बिजनेस प्लान लिखिए, अपने संसाधनों का आकलन कीजिए। सुन तजू के वो 5 कारक याद हैं। आपका उद्देश्य, सही समय, बाजार की स्थिति, आपके अपने गुण और आपकी योजना। कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले इन पांचों का विश्लेषण जरूर कीजिए। और अंत में पानी की तरह बनो। जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। मुश्किलें आएंगी, चीजें गलत होंगी। ऐसे में एक कठोर वृक्ष की तरह टूटना नहीं है, बल्कि पानी की तरह लचीला बनना है, जो हर बाधा के चारों ओर से अपना रास्ता बना लेता है। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी रणनीति को बदलिए और बहते रहिए। हार मत मानिए। सुन तजू की यह किताब हमें एक योद्धा की तरह सोचना सिखाती है। एक शांत, गणनात्मक और आत्मविश्वासी योद्धा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी जिंदगी के सेनापति हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे युद्ध सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि दिमाग में जीती जाती है, और कैसे हम सुन तज्जू के सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी जिंदगी की हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे बिना लड़े ही जीतें, कैसे खुद को और अपने प्रतिद्वंद्वी को समझें, कैसे एक ठोस योजना बनाएं
और कैसे हर परिस्थिति में लचीले और शांत रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी जिंदगी का सेनापति बनकर उसे अपनी मनचाही दिशा में ले जाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।